एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। आप सब जो मुझे नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं, आई एम ट्विंकल झा एंड आई एम अ कॉर्पोरेट लॉयर। तो राइट नाउ हम इस वाले वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि कॉर्पोरेट लॉ में करियर कैसा होता है, कितना कमा सकते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है और ये सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे कि लॉ एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिसमें बहुत सारे ऑप्शन है, यानी कि डाइवर्स ऑप्शन है। आप कुछ भी चूज कर सकते हो, आप लिटिगेशन चूज कर सकते हो, आप कॉर्पोरेट चूज कर सकते हो, आप जुडिशरी चूज कर सकते हो। इसके बाद बैंक में भी लॉ ऑफिसर्स के पोस्टिंग के लिए एग्जाम निकलता है, सेबी में एग्जाम्स होते हैं जिसमें आप सेबी में डायरेक्टली जा सकते हो। और हर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी लॉयर्स की ज़रूरत होती है जिसमें आप जा सकते हैं एंड वहाँ अपना परफॉर्मेंस दिखा के आप अच्छे प्रमोशंस लेके भी अच्छे पोजीशन पे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो करियर ऑप्शन है लॉ में। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली रिवॉल्व करता है कि कॉर्पोरेट लॉयर अराउंड कितना कमा सकते हैं। तो मैं अपने बारे में बात करती हूँ कि जैसे मैं एक कॉर्पोरेट लॉयर हूँ, तो मैंने कैसे किया है, मैं अब आज कहाँ पे हूँ और आपको क्या करना चाहिए कि आप भी एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच सके। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, कॉर्पोरेट लॉ में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे, मर्जर एंड एक्विजिशन में हम काम कर सकते हैं। फिर कॉर्पोरेट ड्राफ्टिंग एंड वेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और नेगोशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें हम काम कर सकते हैं। तीसरी चीज हो जाती है हमारी ड्यू डिलिजेंस, जिसमें हम काम कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो है हमारी एडवाइजरी सेक्शंस। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख कर रखा है कि मैं कोई भी पॉइंट मिस ना करूं, इसलिए मैं बीच बीच में रेफर कर लूंगी। तो एडवाइजरी जो है वो भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। मोस्टली जो कंसल्टिंग फर्म्स होते हैं जहाँ पे लॉ एडवाइजर्स होते हैं वो एडवाइजरी भी देते हैं, लीगल एडवाइजरी। तो ये सारे करियर ऑप्शंस होते हैं कॉर्पोरेट में। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो करते हैं, ये बेसिकली जो मेन चीजें हैं वो मैं बता रही हूँ। जैसे मर्जर एंड एक्विजिशन में बेसिकली क्या होता है कि जब कोई मर्जर होता है, दो कंपनी मर्ज करती है, एक्विजिशन को एक्वायर कर लेती है कंपनी, तो उसके लिए बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है जो कि एक लीगल पर्सन करते हैं। तो इसमें बहुत सारा काम होता है जो कि वो देखते हैं। दूसरी चीज ड्यू डिलिजेंस में, तो ड्यू डिलिजेंस में क्या होता है, जब भी कोई दो कॉर्पोरेट आपस में इंगेजमेंट कर रही होती है या कुछ भी और दूसरी चीजें कर रही होती हैं, तो क्या होता है उस टाइम में कि आप सामने वाली कंपनी के बारे में फुल डिटेल्स जानना चाहते हो कि उसके अगेंस्ट कोई एक्शंस तो नहीं है, कोई लीगल केस पेंडिंग तो नहीं है, वहां के एम्प्लॉयज के जो मेन एम्प्लॉयज है, जो की मैनेजरियल पर्सनल होते हैं, उनके अगेंस्ट कोई बड़े लॉ क्रिमिनल और सिविल एक्शंस या केसेस तो पेंडिंग नहीं है, और अगर हैं तो क्या वो प्लेंटिफ हैं या क्या वो डिफेंडेंट हैं। ये सारी चीजें जो है एकदम डिटेल में कंपनी के बारे में ईच एंड एवरीथिंग जो है निकाला जाता है, देखा जाता है, उसके बाद ही बिजनेस में एंटर किया जाता है। क्योंकि बिजनेस में एंटर करने के बाद आपका बहुत जो कैपिटल है वो इन्वॉल्व होता है, इसलिए ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा जरूरी है रखने के लिए। तो एक ये सेक्टर होता है जो कि लॉयर्स करते हैं, ड्यू डिलिजेंस। थर्ड हो गया कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग एंड वेटिंग। तो जितने भी बिजनेस होते हैं दो कॉर्पोरेट के बीच में, तो वहां पे क्या होते हैं, वहां पे कॉर्पोरेट के बीच में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो वो ट्रांजेक्शन जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीड होते हैं, कि जो भी हमारा अंडरस्टैंडिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट में अग्री होता है। दोनों पार्टी के लीगल टीम्स जो होते हैं वो नेगोशिएट करते हैं उन टर्म्स पे, एंड देन फाइनलाइज होके वो साइन हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक बड़ा स्कोप है जिसमें कॉर्पोरेट लॉयर्स काम करते हैं। अब बात करते हैं जो मेन चीज है इस वीडियो की, कि पे स्केल कैसा होता है। तो जनरली पे स्किल्स तो ऐसा है, मिसकंसेप्शन ऐसा बहुत बड़ा है कि स्टार्टिंग में ही कॉर्पोरेट लॉयर्स को तो मुंह मांगी रकम मिलती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग फेज में इवन कॉर्पोरेट लॉयर्स को भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि लिटिगेटर्स जो होते हैं, लिटिगेशन में जो जाते हैं, उनसे थोड़ा स्ट्रगल कम होता है, लेकिन स्ट्रगल यहाँ पे भी होता है। तो जो मैं रिकमेंड करना चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो मैं ये बोलती हूँ कि आपको स्टार्टिंग ऑफ द करियर में क्या करना चाहिए, ऐसी जॉब लेनी चाहिए जहाँ पे काम अच्छा हो। ठीक है, एक बार आप काम सीख गए उसके बाद पैसे की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। आज के डेट पे मैं अभी कॉर्पोरेट लॉ में काम कर रही हूँ, कॉर्पोरेट लॉयर हूँ मैं, और मुझे ऑलमोस्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। एंड मैं यहाँ पे कैसे पहुंची, मेरी जर्नी क्या थी।
तो उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से ही मैं आज आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप जो है सबसे पहला जो करियर पाथ चूज करते हैं, वो ही पाथ जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है आपके आगे के फ्यूचर में भी वही यूजफुल होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सबसे पहले करियर पाथ में आपको जो प्रोजेक्ट मिला वो कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग या वेटिंग नेगोशिएशन में था, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है आपको एक्सपीरियंस उसमें हो गया स्टार्टिंग में, तो आपको आगे की भी जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो उसी में मिलेगी क्योंकि आप एक्सपीरियंसड हो उसमें। बाकी सारे फील्ड में फ्रेशर हो, तो उसमें एक्सपीरियंस हो, इसलिए वो ही ज्यादा चांस होता है कि उसमें ही आपको आगे काम मिले। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि स्टार्टिंग में जो आप करियर जब आप चूज करते हैं, आप फ्रेशर होते हैं, तो एक ये चीज को ध्यान में रखना है कि जो आप काम जहां पे आपको मिल रहा है, आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखिए देखिए कि वो काम जो है आपका अच्छा है कि नहीं। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आप फ्रेशर हैं, तो जरूर सीनियर्स से आप रेफर करवा सकते हैं कि ये जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल कैसी है मेरे फ्यूचर अपने पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो वो प्रोफाइल अब मेरे लिए सुटेबल है कि नहीं, अच्छी है कि नहीं, इसमें कितने पैसे मिलते हैं और ये काम इंटरेस्टिंग है कि नहीं। ये सारी चीजें जो है आप सीनियर से रिकमेंडेशन भी ले सकते हैं। तो जब मैं अपना बता रही हूँ, जैसे कि मैंने जब स्टार्ट किया था जॉब, स्टार्टिंग ऑफ द करियर, मैं 2 साल लॉ फर्म में थी जहां पे मैंने वैरायटी ऑफ वर्क किया। लॉ फर्म में बेसिकली क्या होता है, उनके डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं, तो उनका क्लाइंट जो होता है बहुत डाइवर्स रीजन से होता है। वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा है कि वो आईटी सेक्टर से भी हो सकते हैं, दूसरा जो है वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट भी हो सकता है। तो मतलब डाइवर्स होता है, तो आपको काम बहुत तरह का मिलता है एंड उसमें आपको सीखने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए जो भी फ्रेशर है, अगर आपको लॉ फर्म में स्टार्ट करने का करियर ऑप्शन मिल रहा है तो बिल्कुल वो मिस ना करें, चले जाए। क्योंकि लॉ फर्म में थोड़ा वर्कलोड ज्यादा होता है, बट स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ज्यादा काम करने से आपके लिए अच्छा है क्योंकि आप जल्दी काम सीखेंगे एंड उसके बाद जंप जो है वो हाई आप ले सकते हैं। तो मैंने खुद भी 2 साल जो है लॉ फर्म में काम किया था एंड उसके बाद जो है मेरा किसी रीजन से 1 साल का करियर ब्रेक था उसके बाद। बट आप क्या कर सकते हैं, जब एक स्टार्टिंग करियर में जब आपने लॉ फर्म ज्वाइन कर लिया, 2 साल 3 साल आप टिकिए। ऐसा ना करें कि 6 महीने में 1 साल के अंदर हम जॉब ढूंढने लगे, क्योंकि उतने टाइम में आप नहीं सीख सकते हो चीजें। ठीक है, ऊपर ऊपर से आपको नॉलेज हो जाएंगी, हो सकता है आप क्रैक भी कर लो इंटरव्यू, लेकिन आपको डेप्थ नॉलेज नहीं होगा। तो एटलीस्ट 2-3 साल तो वहां पे रुकिए। हो सकता है इनिशियल पे आपको अच्छी ना मिल रही हो, लेकिन वो जो सीखने की अपॉर्चुनिटी आपको वहां पे मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए थोड़ा सा वेट करके वहां पे आप सीख लीजिए काम। एक बार आपने काम सीख लिया, इंटरव्यू दीजिए और वहां से आप अच्छी सैलरी जंप लेकर, मार्केट स्टैंडर्ड जैसे होता है 30-35, आप थोड़ा सा पुश करेंगे तो 40% का भी हाइक लेके आप जा सकते हैं। एंड उसके बाद क्या है, वहां से जाने के बाद आप आपको अगर लॉ फर्म में काम करना है तो आप लॉ फर्म में काम करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे लॉ फर्म में बहुत ज्यादा एक्टिक हो रहा है, मैं लॉ फर्म में नहीं कर सकती हूँ, तो दूसरा करियर ऑप्शन कॉर्पोरेट में आप चूज कर सकते हैं एज एन इन हाउस काउंसिल। आप इन हाउस काउंसिल में भी काम कर सकते हैं किसी भी कंपनी में, ठीक है, या फर्म में। वहां पे जो दूसरी फर्म्स होती है, जैसे सीए फर्म, सीए कंसल्टेंसी फर्म्स होते हैं, जैसे बिग फोर है हमारे, डिलॉयट, ईवाई, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, ये सारे जो हैं ये भी लॉयर्स रखते हैं। तो इन सब में जो है आपको इन हाउस काउंसिल आप कहलाते हैं, वहां पे जो है आपको काम मिलता है। एक वहां पे क्या होगा, जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल आप आईटी कंपनी में गए, तो वहां और आप कॉन्ट्रैक्ट के फील्ड में हैं, तो वहां पे आपको बेसिकली आईटी कॉन्ट्रैक्ट्स ही मिलेंगे। जहां की आप लॉ फर्म में जब काम कर रहे थे तो आपको आईटी भी मिल रहे थे, आपको दूसरी तरह के भी मिल रहे थे उसके साथ साथ, तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाता है कि किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स में कौन कौन से क्लॉजेज आएंगे। ठीक है, और किस तरह से लैंग्वेज ड्राफ्ट करना है, नेगोशिएट कैसे करना है सामने वाली पार्टी से, क्या क्लॉजेस पे क्या आप काउंटर स्टेटमेंट दे सकते हो, ये सारी चीजों का आपको नॉलेज हो जाता है। फिर अगर आपको इन हाउस में आना है, आईटी फील्ड है फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया था, तो वहां पे आपको आईटी कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे एंड वहां पे क्या होगा ना, वर्कलोड थोड़ा कम होगा, क्योंकि इन एज ए इन हाउस काउंसिल जब आप काम करते हो लॉ फर्म से, वर्कलोड बहुत ही ज्यादा कम होता है, टाइम फिक्स होता है आपका। एंड उसके अलावा जो सैटरडे संडे आपका ऑफ होता ही है, उसमें आपको कोई भी काम करने के लिए नहीं बोल सकता है। लेकिन हाँ, एज अ मतलब आपका काम जो वर्कलोड है वो आपको पूरा करना होगा वीकडेज में ही, जो भी है। बट
जो है काम आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉयर्स का काम भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। एनालिटिकल स्किल उसमें अच्छी होनी चाहिए, एनालाइज करके कि किस कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से क्लॉजेज आने चाहिए, मिस नहीं होने चाहिए। एंड आपको सामने वाले के कॉन्ट्रैक्ट से, यानी कि जब आप रिव्यू करते हो ना सामने वाली पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट से, तो भी आपको समझ में आता है अच्छा इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में ये वाले टर्म्स है, और उन्होंने अपने साइड से रखा होगा, तो फिर आप उसको थोड़ा या तो म्यूचुअल करेंगे देख के कि आपकी क्या पोजीशन है कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें जो है वो सब मायने रखती है, वहां पे जा करके आप वो कर सकते हैं। ठीक है। एंड व्हाट आई रिकमेंड कि आपकी सैलरी हाइक कैसे होगी, हर 2 साल 3 साल में करियर जंप लीजिए, इंक्रीमेंट लीजिए सेम कंपनी में, एंड उसके बाद आप देखिए हर 2 साल 3 साल में करियर चेंज का मतलब कंपनी चेंज का, नॉट करियर चेंज, कंपनी चेंज करिए। आपको 30-35% हाइक मिलती है, बहुत अच्छी है, चलिए आगे बढ़िए। एंड इससे आपकी सैलरी बहुत जल्दी बढ़ जाएगी, एंड काफी अच्छा पे स्केल आपका काफी कम टाइम में हो जाएगा। जैसे कि आप अभी जानते हैं कि आईटी इंडस्ट्री में अच्छा खासा मिलता है पैसे, तो ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वहां पे इंजीनियर्स को ही मिलता है। लॉयर्स भी सेम टेक्निक अपना के जो इंजीनियर्स करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर्स होते हैं हमारे, ठीक है, वो लोग ऐसा बहुत करते हैं, आपने काफी देखा होगा, काफी वीडियोज में भी बताते हैं कि वो काफी करियर जो है स्विच करते हैं जॉब, ताकि उनकी सैलरी हाइक हो सके। एंड सेम अप्लाइज टू कॉर्पोरेट लॉयर्स, हमारे भी सैलरी ऐसे ही हाइक होती है। आप स्विच लीजिए हर 2 साल 3 साल में, कंपनी को लॉयल्टी दिखाने से कोई मतलब नहीं होता है। कंपनी अपने फायदे के लिए काम कर रही है, आप अपने फायदे के लिए काम करिए, जितने दिन आप उस कंपनी में हैं पूरी लॉयल रहिए, अच्छे से काम कीजिए, अच्छे तरीके से उनको रिजल्ट दीजिए, एंड उसके बाद करियर जो है आप स्विच कर सकते हैं, आई मीन जॉब स्विच कर सकते हैं, जिससे आपकी सैलरी हाइक हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, सेम कंपनी जब आप दूसरी जगह से ऑफर लेके आते हो तो आपका जो है ऑफर मैच भी कर देती है, यानी कि जो नई कंपनी आपको पैसे दे रही है सेम पैसे आपको दे करके वो बराबर कर देती है। एंड वो भी कब आप ऑप्शन चूज कर सकते हो, एंड फिर आपको जब लगे कि नहीं अभी मुझे फिर से ज्यादा बढ़ाना है अपने पैसे, तो फिर से आप जो है इंटरव्यू दो और स्विच कर सकते हो। तो जनरली यही है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अपने स्किल्स पे काम करते रहिए लगातार, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहिए, एंड जो है जॉब स्विच करते रहिए। इससे आसानी से बहुत कम टाइम पे आप जो है अच्छे मार्जिन तक पहुंच जाएंगे। 20 लाख 30 लाख बहुत अच्छा इनकम होता है, यहाँ पे आप पहुंच जाएंगे। एंड उसके बाद जो है आपकी चॉइस है कि आप आगे उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं। ये था आज का पूरा वीडियो। आई होप आई एम क्लियर अबाउट हाउ टू गो टू दिस माइलस्टोन, हाउ टू अचीव 20 लाख पैकेज या 30 लाख पैकेज एज अ कॉर्पोरेट लॉयर। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, एंड कीप वॉचिंग। एंड अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए कि इस वीडियो में चाहिए, मैं जरूर वैसा वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।